जी सर। तो आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। उसके बाद संयुक्त वक्तव्य दोनों तरफ से आया है और कई महत्वपूर्ण बिंदु इस वार्ता से निकलते हुए नजर आए। आपको बता दें कि भारत के 4 दिवसीय दौरे पर है अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि संयुक्त वक्तव्य दोनों का आ चुका है, जहां कई बातों का जिक्र दोनों तरफ से आया है। खुलकर मार्को रूबियो ने भी कही है कई मुद्दों पर बात। और आपको बता दें कि साथ साथ डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रम पर हुई है अमेरिका से बात। और डॉक्टर जयशंकर ने साथ ही कहा है कि ऊर्जा जरूरतें पूरी करना हमारी पहली प्राथमिकता है, जिसको लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री से भी यहां बात हुई है। डॉक्टर जयशंकर ने साथ ही कहा कि भारत और अमेरिका के हित समान है और उसी हितों को लेकर ये बातचीत आगे बढ़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूएस, इजराइल, ईरान, गल्फ देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध है और उसको भी आगे बढ़ाता हुआ भारत आगे बढ़ रहा है। वहीं आपको बताएं अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो ने क्या कहा कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण साझेदार है और हम विश्व के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। जो आज ये अहम बैठक हुई है उसमें कई बातें निकल कर आई, जिसमें मार्को रूबियो ने कहा कि अहम खनिज और आपूर्ति श्रृंखला तक जो बातचीत है वो पहुंची है और डॉक्टर एस जयशंकर और मार्को रूबियो के बीच अहम वार्ता हुई है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है और मार्को रूबियो से भी जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने खुलकर कई मुद्दों पर बात कही, फिर चाहे वो ईरान के खिलाफ युद्ध हो और किस तरीके से ये व्यापार समझौता जो भारत और अमेरिका के बीच कहा जा रहा है उसको भी जल्द एक रूप देने की बात उन्होंने कही है कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भी भारत आएगा। और हाल ही में भारतीय प्रतिनिधिमंडल जो है अमेरिका गया था। ऐसे में व्यापार समझौते को लेकर भी यहां मार्को रूबियो ने कई बड़ी बातें कही। तो डॉक्टर एस जयशंकर और मार्को रूबियो के बीच अहम वार्ता हुई है और इन्हीं सब खबरों और महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर हमारी नजर रहने वाली है। लेकिन रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप उत्तर प्रदेश में अपनी मातृभूमि से दूर देश या विदेश में बसे हुए हैं? अब आप अपने पैतृक गांव की तरक्की में योगदान देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है मातृभूमि योजना, एक ऐसी पहल जहां आप अपने गांव के विकास में भागीदार हो सकते हैं। आपके द्वारा विकास कार्यों में 60% योगदान देने पर शेष 40% खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और आपका या आपके पूर्वजों का नाम चयनित परियोजना के शिलापट पर अंकित किया जाएगा। आर्ट सिखाने का एक सेंटर खोलना चाहती हूँ। सरकार सहयोग कर रही है। स्टेडियम जो हमने बनाया है इसमें बच्चों के लिए पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल एज वेल एज एजुकेशनल ट्रेनिंग होगी। आइए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के साथ अपने गांव के सपनों को साकार करें। अपनी मातृभूमि के प्रति प्रत्येक के मन में सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें या हमसे संपर्क करें। मातृभूमि के लिए आपका योगदान बनाएगा देश को महान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आज भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। डॉक्टर एस जयशंकर और मार्को रूबियो के बीच बातचीत हुई है। आपको बता दें कि भारत के 4 दिवसीय दौरे पर है अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जहां की कई अहम विषयों पर चर्चा की गई है और इन द्विपक्षीय वार्ताओं की कई मायने भी माने जा रहे हैं, जहां सुरक्षा हो, व्यापार हो, तकनीक हो, रक्षा समेत कई विषयों पर चर्चा हुई है। ऊर्जा आपूर्ति को लेकर भी बात हुई है, आतंकवाद को लेकर भी बात हुई है, जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ किस तरीके से दोनों देशों के हित साझा हो सकते हैं उसको लेकर बात हुई है। साथ ही ईरान के खिलाफ जिस तरीके की जंग चल रही है, अमेरिका उस जंग में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में कहा है मार्को रूबियो ने कि कल अमेरिकी राष्ट्रपति को एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं। भारत अमेरिका के व्यापारिक संबंधों को लेकर बात कही, जिस पर सभी की नजरें हैं वो है अंतरिम व्यापार समझौता, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ये समझौता हो सकता है क्योंकि दोनों तरफ से प्रतिनिधिमंडल जो है लगातार बात कर रहे हैं और भारत और अमेरिका के बीच हित साझा है, ये कहा है डॉक्टर एस जयशंकर ने। और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर भी कई बड़ी बातें कही हैं। इसके साथ आतंकवाद को लेकर भी कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। Looking forward to our discussions today. Now we have a comprehensive global strategic partnership, which I think in plain language means that we have a very deep, very broad-based cooperation and a relationship that impacts and influences other regions and the world.
And that is because we have converging interests on many issues and in many parts of the world. So I look forward to our conversation today. These are complicated times, but as strong partners, I'm very confident we'll have very open and productive discussions. तो यहाँ हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहाँ बातचीत हुई है। यहाँ हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन जुड़ गए हैं जो लगातार इस कॉन्फ्रेंस में थे। अखिलेश, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर मेजर टेक अवेज कहे और अगर मेजर की टेक अवेज कहें, उसमें कहीं ना कहीं ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, तकनीक, इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई है। साथ ही जिस तरीके से अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर मार्को रूबियो ने बड़ी बातें कही, क्या क्या माना जाए कि कौन कौन से अहम मुद्दे इस बातचीत में मुख्य बिंदु रहे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि दोनों देशों के बीच में जो एक तरीके से अविश्वास की स्थिति थी, जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी अमेरिका की तरफ से, उसको विदेश मंत्री एस जयशंकर ने काफ़ी खुले तौर पे उठाया कि जो हर भारतीय के जहन में जो बात थी कि अमेरिका जो है वो भारत के साथ जो पुरानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके अनुरूप अमेरिका का व्यवहार नहीं है। इस बात को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने काफ़ी विस्तार करके बताया कि किस तरीके से जो स्ट्रेटेजिक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसका क्या मतलब होता है, जिसके जवाब में मार्को रूबियो ने भी अपनी बात पेश की। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का महत्वपूर्ण सहयोगी है और इस बात को उन्होंने कहा कि देखिए, जो एक स्थिति थी हमारे यहाँ ट्रेड की, जो एक स्थिति थी अमेरिका का जो ट्रेड है वो काफी बुरी स्थिति में है और बुरी स्थिति में था, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ लगाना पड़ा। लेकिन जो विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि जो है ट्रेड को आप हथियार का के रूप में इस्तेमाल मत कीजिए। जो मतलब मार्केट एक्सेस है, जो अमेरिकी मार्केट में भारत का एक्सेस है, उस एक्सेस को आप हथियार के रूप में उपयोग करेंगे तो स्थितियां जो है वो काफी अच्छी नहीं रहेंगी। इसके अलावा देखिए, भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि ईरान के मसले पे उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के साथ भी भारत के अच्छे संबंध है, अमेरिका के साथ भी भारत के अच्छे संबंध है और इजराइल के साथ भी भारत के अच्छे संबंध है। इन सारे संबंधों की उन्होंने पूरी साफगोई के साथ जो है विदेश मंत्री मार्को रूबियो के सामने कहा और उन्होंने यह भी कहा कि जो एनर्जी सिक्योरिटी है भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण ये मुद्दा है और भारत को जहां से भी एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी को भारत प्राप्त करने की कोशिश करेगा और करेगा। उनका इशारा मतलब ये था कि चाहे वो रूस का मसला हो, चाहे वो कहीं से भी एनर्जी लेने का मसला हो, अमेरिका को उस मामले में अपनी दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। देखिए, जो एक और जो महत्वपूर्ण बात ये हुई कि इंडो पैसिफिक की बात, कि जैसे लग रहा था कि इंडो पैसिफिक को अमेरिका ने एबेंडन कर दिया है, इंडो पैसिफिक पर भी बात चली और अमेरिका ने कहा कि इंडो पैसिफिक के मामले में हम अभी भी गंभीर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इंडो पैसिफिक को लेकर जो है जो क्वाड की बैठक है, क्वाड की बैठक हो चुकी है, पहले भी 2 बैठकें हो चुकी हैं। उसके पहले जो मार्को रूबियो से भी जो पहली बैठक हुई थी वो क्वाड में भी हुई थी। तो अब जो बैठक होगी 26 तारीख को, वो चौथी बैठक होगी और ऐसी बैठक में निश्चित तौर पे वो कह रहे हैं कि जो इंडो पैसिफिक के प्रति जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट के एक बार फिर से रिविजिट किया जाएगा कि कैसे वो कमिटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक संक्षेप में कहें भावना तो ये बात है कि भारत और अमेरिका के बीच में पिछले 1 साल से जो एक लग रहा था कि बहुत ही फ्रिजाइल सिचुएशन है, बहुत ही एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, समझ में नहीं आ रहा था कि अमेरिका किस ओर जा रहा है, उसके लिए एक बहुत ही अच्छी समीक्षात्मक बैठक दोनों विदेश मंत्रियों के बीच में हुई है और यही इसका टेक अवे मानना चाहिए कि टेक अवे ये है कि दोनों के बीच में बहुत अच्छी बातचीत हुई, दोनों ने अपनी अपनी बातें खुले तौर पे रखी। इमिग्रेशन के मामले में भारत ने जब कहा तो अमेरिका ने कहा कि देखिए, इमिग्रेशन हम भारत स्पेसिफिक इमिग्रेशन रूल्स नहीं लगाए हैं, हमने इमिग्रेशन रूल जो है पूरी दुनिया पे लगाए हैं क्योंकि अमेरिका एक खास स्थिति में है कि वहां सब लोग जाना चाहते हैं, लेकिन इलीगल इमिग्रेशन नहीं हो, लीगल इमिग्रेशन हो, उसमें कोई अड़चन ना आए। यह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बात कही। तो ये सारी जो बातें हैं वो बातें व्यापार से लेकर, इमिग्रेशन से लेकर, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट से लेकर, इंडो पैसिफिक से लेकर, टेररिज्म को लेकर और फिर पाकिस्तान पर भी सवाल हुए पत्रकारों की तरफ से, तो पाकिस्तान पर भी उनको जवाब देना पड़ा। तो निश्चित तौर पे टेररिज्म पे उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका जो है टेररिज्म पे एक साथ है और ये सारी बातें
कहने के बाद यही कहा जा सकता है कि अभी बातचीत अभी हालांकि और जारी रहेगी। लंच पे मीटिंग है उन लोगों की, ये लंच के बीच में जो बातचीत हुई उसके लंच के पहले जो बातचीत हुई उसका उन्होंने बयान दिया। अभी बातचीत और जारी है, लंच पे भी बातचीत होगी और उसके बाद मुझे लगता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे तो उस बीच में और बातें होंगी और इस बीच में अमेरिका का एक ट्रेड डेलीगेशन भी आने वाला है भारत, तो ट्रेड से रिलेटेड जो मुद्दे हैं हमसे जुड़े रहिए। जो अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर मार्को रूबियो ने बड़ी बात कही है कि अमेरिका से एक प्रतिनिधिमंडल आने वाला है और भारत का एक प्रतिनिधिमंडल एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते पहले ही वहां पहुंचा है। ऐसे में अंतरिम व्यापार समझौता किस मोड़ पर इस समय खड़ा है और आगे उसमें क्या प्रगति की जरूरत है, क्योंकि सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। अखिलेश, आप हमसे जुड़े रहिए, लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। प्रधानमंत्री और अमेरिकी सचिव की बैठक में ग्लोबल और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई है। विदेश मंत्री ने कैरिबियन यात्रा के अनुभव भी साझा किए। In terms of the political understanding between India and the United States, I think we have a strategic partnership which emanates from a convergence of national interests in many areas. Yesterday, during the Secretary's call on the Prime Minister, some global and regional issues were discussed, and in our subsequent meeting at the embassy, we took up developments pertaining to West Asia, Middle East, to the Indian subcontinent and to East Asia. I also shared with him some impressions I had of my recent visit to the Caribbean. And our talks today over lunch will focus on the latest developments in the Gulf. As you all know, a few things have happened or seem to be happening overnight, and also on the Ukraine conflict. तो आपने विदेश मंत्री को सुना, वो ये कह रहे थे कि लंच से पहले की जो वार्ता हुई है उसमें कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, लेकिन लंच के बाद भी ये वार्ता जारी रहेगी जिसमें गल्फ को लेकर, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। संयुक्त वक्तव्य में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। दोनों देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और साझा मूल्यों पर आधारित सहयोग उनके हितों को जोड़ता है। नेता नियमित रूप से लोगों और वोटर्स को जवाबदेह रहते हैं। A strategic partnership is when your interests as two nations are aligned and you work together strategically to solve those problems. And the list of issues that we work together with India on, the breadth and scope of them, is what highlights the fact that India is an important strategic partner of the United States, one of our most important strategic partners in the world. It begins with the fact of our shared values. We are the two largest democracies in the world. And so obviously that in and of itself begins to align our interests simply because our leaders respond directly to voters and people on a regular basis. एक बार फिर से चलेंगे हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि जो बातचीत अभी हुई है प्री लंच, उसमें अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर बड़ी बातचीत यहां पर हुई है। जिस तरीके से कहा, मार्को रूबियो ने बताया कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल जल्द भारत आ सकता है और भारत का एक प्रतिनिधिमंडल पहले ही वहां जा चुका है। ऐसे में हमने कल देखा है कि मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कहा कि आपको न्योता दे रहे हैं ट्रंप, जल्द आइए। तो क्या लग रहा है कि जो व्यापार समझौते को अब आखिरी रूप देना क्या बहुत लग रहा है जल्दी अब आने वाला है अखिलेश? देखिए, निश्चित तौर पे भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार पहले चल रहा था और काफी अच्छा व्यापार था। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो क्या किया, टैरिफ लगा कर उस व्यापार का जो एक नेचुरल जो उसकी गति थी, उस नेचुरल गति को डोनाल्ड ट्रंप ने बाधित किया है। उसके बाद भारत के सामने एक चुनौती थी कि अगर अमेरिकी बाजार जो है वो बंद होता है या सीमित होता है तो वैसे में भारत का जो व्यापार है, भारत की जो एक्सपोर्टर है, हमारी जो सामान है वो कहाँ जाएंगे। उसके बाद भारत ने जो है अपने जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस है, जहां जहां हम एक्सपोर्ट कर सकते थे, उसको डाइवर्सिफाई किया। और इस बीच में यूरोपियन यूनियन के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौता हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसके पहले एफ्टा एक समझौता हुआ जिसमें यूरोप का एक पार्ट जो यूरोपियन यूनियन में नहीं है उसके साथ एक अलग से समझौता हुआ। इसके साथ ही कई अन्य देशों के साथ व्यापार जो है एग्रीमेंट किए गए। और इसके बीच में अमेरिका को इस बात का एहसास हुआ कि अगर इसी तरीके से हम छूटते गए तो
उसके बाद अमेरिका को मुंह की खानी पड़ेगी व्यापार के मसले पे, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट का एक मतलब ये था डोनाल्ड ट्रंप का कि अमेरिका का अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ेगा, लेकिन उन्होंने केवल टैरिफ को व्यापार का एक मानक बना लिया। इसके चलते मुसीबतें खड़ी हो गई और अब अमेरिका चाह रहा है कि अब एक व्यापार को उस स्थिति में लाया जाए जिसमें कि टैरिफ की जो बाध्यता है या टैरिफ बाधक न बने, एक दूसरे देशों के सेंटिमेंट और सॉवरेनिटी का ख्याल रखा जाए। खास करके भारत के संदर्भ में मुझे लगता है कि उन्हें इस बात का एहसास हुआ है और इसी एहसास को लेकर मार्को रूबियो ने ये बात कही है और उन्होंने कहा कि भारत का प्रतिनिधिमंडल गया था, ट्रेड प्रतिनिधिमंडल, और एक अमेरिका का ट्रेड प्रतिनिधिमंडल आने वाला है। लेकिन देखिए, इस बीच में भारत और अमेरिका के बीच में कई व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों के बीच में बातचीत हुई है। लगातार हम देख रहे हैं कि इसको लेकर चर्चाएं जारी हैं और पिछले साल से हालांकि उथल पुथल बहुत रहा है दोनों देशों के रिश्तों के बीच में, लेकिन अगर व्यापार को लेकर कहें तो आगे बढ़ती हुई चर्चाएं दिख रही है। अब आगे भी ये चर्चा आगे बढ़ती रहेगी और दोपहर बाद तो ये मीटिंग जारी रहनी है। अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर, जिस पर पुनर्मतदान हुआ और आज उसकी गिनती जारी है। जो पुनर्मतदान हुआ उसका रिकॉर्ड रहा 88% से ज्यादा मतदान, जिस पर आज मतगणना जारी है। 12 राउंड में भाजपा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 14,093 वोटों से इस समय भाजपा उम्मीदवार जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान जो पहले ही बैकफुट पर आ चुके थे वो पीछे हो गए हैं। इसमें आपको बता दें जो भाजपा उम्मीदवार है वो देबांशु पांडा है, जो पहले राउंड के बाद से ही भारी मतों से आगे चल रहे हैं। इसके साथ आपको बताएं अगर दूसरे उम्मीदवारों की स्थिति तो सीपीएम के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी दूसरे और तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान चौथे स्थान पर इस समय बने हुए हैं। प्रारंभिक रुझानों में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि फलता की सीट भाजपा के खाते में आ सकती है। तो कौन जीतने वाला है फलता की फाइट, इस पर अभी रुझान लगातार आ रहे हैं। कई राउंड की वोटिंग हो चुकी है। ईवीएम पर बीजेपी सिंबल पर टेप लगाने का आरोप लगा था, इस वजह से हुआ पुनर्मतदान और वेबकैम फुटेज से छेड़छाड़ की कोशिश का भी आरोप था, इसी वजह से ये रीपोलिंग हुई है। और ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता ने मौके पर जांच करी। जांच करने के बाद ये पाया गया कि 60 बूथों में गड़बड़ी के सबूत मिले और इस सबूत मिलने के बाद ये फैसला लिया गया कि इस सीट पर पुनर्मतदान होगा। हालांकि पश्चिम बंगाल में भाजपा पहले ही प्रचंड जीत के साथ अपनी सरकार बना चुकी है, लेकिन फलता सीट पर फिर भी सभी की निगाहें थी। लेकिन जहांगीर खान जो तृणमूल के उम्मीदवार थे वो बैकफुट पर जरूर आ गए थे, लेकिन लेट हो गए थे, इस वजह से हालांकि वो प्रत्याशी जरूर बने हुए थे। आगे बढ़ते फलता में भाजपा को मिल रही बढ़त से पार्टी के नेता भी गदगद है। पश्चिम बंगाल में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी पर निशाना साधा और इसे जनता की जीत बताया। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर आज मतगणना जारी है। कई राउंड पर इस समय गिनती हो रही है, जिसमें बीजेपी को यहां बड़ी लीड मिलती हुई नजर आ रही है। फलता में तो तृणमूल कोई जो पुष्पा बोले थे झुकेगा नहीं, तो पुष्पा तो झुकते झुकते भाग गया और ये जो विक्ट्री है, जॉय है, ये आम आदमी का विक्ट्री है, फलता की माँ बहन का विक्ट्री है, गणतंत्र का, डेमोक्रेसी का विक्ट्री है। तो फलता विधानसभा सीट पर भाजपा को मिलती है बड़ी बढ़त के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं में इस समय खुशी और उत्साह का माहौल है। फलता में भाजपा प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में गजब का उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि इस समय सड़कों पर उतर चुके हैं भाजपा कार्यकर्ता। हालांकि इस समय रुझान अभी आ रहे हैं, पूरे नतीजे नहीं आए, कई राउंड की मतगणना हो चुकी है, लेकिन क्योंकि एक बड़ी बढ़त यहाँ पे मिल रही है तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गुलाल लगाया जा रहा है और साथ ही इसके साथ जश्न मनाया जा रहा है। और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं कि और हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। आइए उनका रुख करेंगे। सौरभ, कितने राउंड की मतगणना इस समय हो चुकी है और कितने वोटों से आगे इस समय चल रहे हैं भाजपा उम्मीदवार? भावना, देखिए लास्ट जो अपडेट है हमारे पास उसके मुताबिक 13 राउंड की गणना खत्म हो गई है और खत्म होने के बाद भाजपा का जो मार्जिन है
वो 58,234। और मैं अभी का अपडेट आपको बोल दूं, 14 राउंड का भी गणना आ गई है और इसका जो अपडेट आ रहा है 62,402 वोटों से आगे है भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा। और शंभुनाथ कुर्मी सेकेंड पोजीशन पे है, सीपीएम के उम्मीदवार, वो 32,058 वोटों से वोट उनको मिले हैं जी। और चौथे पोजीशन पे है टीएमसी के जहांगीर खान, 4,843 वोट उनको मिले हैं। तो आप अगर हिसाब लगाएंगे, अंकों के आंकड़ा लगाएंगे तो देखा जाएगा कि 3 से 5% वोट मिला है टीएमसी को। और इसी पे सवाल उठ रहा है कि कहाँ गया डायमंड हार्बर मॉडल, फलता का डायमंड हार्बर मॉडल कहाँ गया? अभिषेक बनर्जी का वो दावा कि अगर तुम 7 जन्म भी ले लोगे तो भी डायमंड हार्बर मॉडल को छू नहीं पाओगे, ये जो उन्होंने कहा था आप टच नहीं कर पाओगे, ये तो जनता टच कर गई। ईवीएम पे उन्होंने टच किया और उसी से डायमंड हार्बर मॉडल एकदम ध्वस्त हो गया। तो कहाँ गया डायमंड हार्बर मॉडल? अब टीएमसी कहेगा कि उनका उम्मीदवार हट गया था। अरे उनका उम्मीदवार 48 आवर्स बिफोर हट गया था, लेकिन जहांगीर खान तो एक कैंडिडेट थे। टीएमसी का तो दावा है कि हर सीटों पे ममता बनर्जी लड़ रही है। सिंबल तो था, ममता बनर्जी तो थी, अभिषेक बनर्जी तो था, वो तो दावा करते थे कि डायमंड हार्बर में कोई उनको मॉडल को छू नहीं पाएगा। तो ऐसा क्या हो गया कि 3 से 5% वोट पर उतर आए टीएमसी का वोट बैंक? देखा जा रहा है कांग्रेस से भी पीछे हैं। बिल्कुल एक बड़ी हार सौरभ यहाँ टीएमसी की नजर आ रही है। हालांकि फलता जो सीट है, हालांकि एक विधानसभा सीट है, लेकिन प्रतिष्ठा की सीट थी, क्योंकि अभिषेक बनर्जी टीएमसी डायमंड हार्बर के वायदों को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन ये सभी वायदे चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी उम्मीदवार बड़ी लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। एकदम भावना, हर प्रतिष्ठा पे पहाड़ हो रहा है। एक तरफ से आप कह सकती है कि जो डायमंड हार्बर के फलता का जो रिपोल का जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट कहीं ना कहीं ईवीएम के जरिए टीएमसी का जो दावा था डायमंड हार्बर मॉडल, उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया जनता। और अब हम जहाँ पे खड़े हैं, ये कस्बा इलाका है, ये भी अहम है क्योंकि यहाँ पर भी बुलडोजर चल रहा है, अवैध निर्माण है। अवैध निर्माण के लिए माना जा रहा है कि सोना पप्पू का यहाँ पे इस प्रॉपर्टी से रिलेशन था। तो यहाँ पर डोना को थोड़ा सा दिखाना बोलूंगा कि यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि तोड़ का काम चल रहा है। और ये सिर्फ कस्बा पे नहीं चल रहा है, कस्बा बेलेघाटा, राजू नस्कर कभी टीएमसी के साथ थे, उनके ऊपर भी ये राजू नस्कर उनके जो 2 प्रॉपर्टी है, एक जो प्रॉपर्टी है वो सब प्रॉपर्टी कहा जा रहा है कि वो सब एक पैलेस की तरह दिखते हैं, 5 मंजिले 7 मंजिले, वो राजू बेलेघाटा में वो चल रहा है। और एक जीए खान बिल्कुल, यहाँ हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। कस्बा पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें हैं, जहां जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी की सरकार इस समय पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक फैसले लेती हुई नजर आ रही है। और ये वो कस्बा पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं जहां अवैध अतिक्रमण चल रहा है, जिस पर इस समय बुलडोजर चल रहा है। और हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता उसी लोकेशन पर मौजूद है जहाँ इसी अवैध अतिक्रमण को हटाने की ये कवायद चल रही है। और सिर्फ कस्बा पश्चिम बंगाल में ही नहीं, जहां जहां इस समय अवैध अतिक्रमण हुआ है वहां पश्चिम बंगाल सरकार सक्रिय है, मॉनिटर कर रही है और उसी अवैध अतिक्रमण को हटाने की कवायद पश्चिम बंगाल के कई कोनों पर देखी जा रही है, जिसमें कस्बा एक उदाहरण है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी की सरकार, हालांकि अभी कुछ दिन ही हुए हैं शपथ ग्रहण समारोह को, लेकिन हमारे संवाददाता देखिए सौरभ दत्ता दिखा रहे हैं कि कैसे अवैध अतिक्रमण पर इस समय बुलडोजर चल रहा है। जी सौरभ। भावना, लाइव विजुअल्स हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं हम, और ये जो लाइव विजुअल्स यहाँ से दिख रहा है, ये सिर्फ कस्बा नहीं, कस्बा बेलेघाटा, तिलजला, सब जगह पे जहाँ जहाँ अवैध निर्माण थे, सब अवैध निर्माण को तोड़े गए हैं। और हर अवैध निर्माण के साथ कहीं ना कहीं जाके टीएमसी का नाता जुड़ा हुआ है। और इसी को चलते यहाँ पर अर्बन मिनिस्ट्री डेवलप जो मिनिस्टर हैं अग्निमित्र पाल, वो भी आए थे। उनका कहना है कि जो जो अवैध निर्माण है, जिनका बिल्डिंग नहीं, जिनका पेपर सही नहीं है, वहाँ पर ही बुलडोजर चलेगा। और आप देख सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन था, ये बिल्डिंग बन रहा था, यहाँ पर
कंस्ट्रक्शन था, ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स हो रहा था और यहाँ देखिए यहाँ सारे लोग यहाँ खड़े हैं, एक एक जगह पे 80-50 के टीम काम कर रहे हैं। जरा हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कैसे यहाँ पे मशीन चल रहा है। ये देखिए ये ड्रिलिंग का काम यहाँ पे। तो शुभेंदु अधिकारी का यही मकसद है कि तृणमूल के समय जो भी अवैध निर्माण हुए हैं, और पश्चिम बंगाल में ये जो एक कंस्ट्रक्शन साइट अब कस्बा पश्चिम बंगाल की देख रहे हैं, यह अवैध निर्माण है। हालांकि इस बिल्डिंग में अभी काम चल रहा था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी की सरकार लगातार एक के बाद एक फैसले ले रही है। इस समय एक्शन मोड पे है, जहां इस समय एक्शन चल रहा है कस्बा पश्चिम बंगाल पे, और ऐसे ही अलग अलग इलाकों में इस समय अवैध निर्माण को हटाने का कार्य चल रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं। ये सब इसी कारण हुआ है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी की सरकार ये मानती है कि तृणमूल के समय या फिर पिछली सरकार के समय जो भी अवैध कार्य हुए उसको किस तरीके से अब उस पर काम किया जाए। सौरभ बताइए आगे। मामला देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो कहा जा रहा था भाजपा सरकार की तरफ से कि पिछले 15 साल में ऐसे बहुत सारे जमीन है, बहुत सारे जो फॉर्म्स है उनको कब्जा किया गया है टीएमसी के लोगों के जरिए। बिल्कुल सौरभ, ये जो मशीनों की आवाज पीछे आ रही है ना, यही शुभेंदु अधिकारी की गर्जना है कहीं ना कहीं। जो तृणमूल कांग्रेस के समय जो अवैध कार्य हुए उसको हटाने का काम इस समय बहुत ही एक्शन मोड में चल रहा है। सौरभ, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब आगे बढ़ेंगे, और वो है बहुत ही चर्चित मामला, वो है त्विषा शर्मा का मामला। लेकिन पश्चिम बंगाल की तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, जो जश्न का माहौल है। फलता विधानसभा सीट पर बीजेपी इस समय बड़ी लीड लेती हुई नजर आ रही है, और आपको बता दें कि 14 राउंड की मतगणना इस समय हो चुकी है, और उसमें बीजेपी उम्मीदवार जो है वो लगातार कई मार्जिन ऑफ वोट से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये गुलाल लगा के ये साफ तौर पर ये दर्शाया जा रहा है कि बीजेपी की प्रचंड जीत फलता विधानसभा सीट पर भी देखने को मिली। आइए अब आगे बढ़ेंगे, और जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि त्विषा शर्मा से जुड़े मामले पर आइए बात कर लेते हैं। त्विषा शर्मा यानी कि भोपाल का वो त्विषा शर्मा मामला जो इन दिनों सुर्खियां बटोरे हुए हैं, इस वजह से कि त्विषा शर्मा की मौत का राज आखिरकार है क्या। ये देखिए तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि त्विषा शर्मा का आज दूसरी बार पोस्टमार्टम किया जा रहा है। एम्स दिल्ली की एक फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम वहां पहुंची, जिसमें एक महिला डॉक्टर भी है, और वहां पहुंचकर इस समय दूसरा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। परिवार कई दिनों से इसकी मांग कर रहा था, लेकिन आज ये संभव हो पाया कि दूसरी बार पोस्टमार्टम हुआ, और उसके बाद यहाँ से जो कड़ियां हैं उसको जोड़ी जाएंगी, और मौत के क्या राज में कुछ और ऐसी कड़ियां हैं जिसको लेकर ये पोस्टमार्टम दूसरे बार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या बताएगी। भोपाल एम्स में वीडियोग्राफी के साथ शव परीक्षण की पूरी प्रक्रिया कराई जा रही है। आपको बता दें कि 12 मई को त्विषा शर्मा का शव भोपाल के कटारा हिल स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके पहले आपको बता दें कि पुलिस ने रिटायर्ड जिला जज और उनके वकील बेटे समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। वहीं आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। सुनवाई के लिए आपको बता दें कि सोमवार को इस केस को सूचीबद्ध किया गया है, और बेंच में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस वीएम पंचोली इसमें शामिल होंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट सोमवार को यानी कि कल इस पर सुनवाई करेगा। स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। लेकिन अभी इस समय भोपाल से ये बड़ी खबर है कि त्विषा शर्मा का दूसरी बार पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। एम्स दिल्ली से एक बड़ी टीम वहां पहुंची है, जिसमें फॉरेंसिक विशेषज्ञ भी शामिल है, जो त्विषा शर्मा का दूसरी बार पोस्टमार्टम कर रहे हैं, क्योंकि परिजन ये बार बार ये अपील कर रहे थे कि त्विषा शर्मा के शव को क्रिमेट करने से पहले उसका दूसरी बार पोस्टमार्टम होना जरूरी है, क्योंकि उनको शक है कि जो पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसमें कहीं ना कहीं कोई खामियां हो सकती है, कोई छेड़छाड़ हो सकती है। इसी वजह से जो त्विषा शर्मा के परिजन हैं, उनके जो परिवार वाले हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की, उन्होंने कोर्ट में अपील की, और उसके बाद अपील करने के बाद उन्हें दूसरी बार पोस्टमार्टम करने की
जो अनुमति है वो मिल गई और उसके बाद आज भोपाल में ट्विशा शर्मा का दूसरी बार पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तमाम तैयारियां यहां की गई थी। प्रक्रिया के अनुसार ये पूरा पोस्टमार्टम हो रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ये साफ तस्वीर थोड़ी निकलती हुई नजर आएगी कि जो परिवार कह रहा था कि क्या उसमें कोई खामियां है पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, या उससे कोई छेड़छाड़ की गई है, या पहली पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या दूसरी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से अलग आती है। ये सारे मुख्य बिंदु हैं जो ट्विशा शर्मा के मौत के राज को खोलेंगे। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बहुत सारी चीजें साफ होती हुई नजर आएंगी। इसके साथ एक और बड़ी अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया और कल इस पर सुनवाई होने वाली है। भोपाल से हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। आदित्य, क्या पोस्टमार्टम की जो दूसरी बार पोस्टमार्टम हो रहा है उसकी प्रक्रिया क्या खत्म हो चुकी है, और साथ ही साथ इस समय अगर परिवारजन क्या वहां मौजूद है और किन परिस्थितियों में कौन कौन से वो डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ हैं जो इस समय मौजूद हैं, जो ट्विशा शर्मा का दूसरी बार पोस्टमार्टम हो रहा है? देखिए भावना, 4 सदस्यीय पूरी टीम थी जो कल रात को ही भोपाल पहुंच गई थी और आज सवेरे से उसने अपना काम शुरू भी कर दिया। अभी खत्म नहीं हुआ है पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है, वो अंतिम चरण में हम मान सकते हैं, क्योंकि परिवार की तरफ से जो ट्विशा के भाई हैं वो थोड़ी देर पहले मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, जब उनको अंदर ले जाया गया, ट्विशा के शव को दिखाया गया और उसके बाद उनको आइडेंटिफाई करने को कहा गया, पेपर फॉर्मेलिटीज करने को कहा गया, तो उसका शव जो है वो काफी जैसे कहें कि वो अच्छी स्थिति में नहीं था। वो फपक के रो भी पड़ा था उसको देखकर, और उसके बाद वो प्रक्रिया जो है वो फिलहाल चल रही है। परिवार का ये कहना है कि उनको पूरा भरोसा है कि दूसरी बार जो पोस्टमार्टम हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो फैक्ट्स उनको जो निष्पक्षता की जो बात है, उनको लग रहा है कि वो निष्पक्ष तरीके से वो चीज हो रही है। आगे चूंकि ये जांच सीबीआई को भी सौंपी गई है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये हो रहा है, तो ऐसे में परिवार का बस यही कहना है कि अब बहुत जल्दी जो है सीबीआई अपना काम भी शुरू कर दे, क्योंकि अब एसआईटी अपना काम कर ही रही है। मध्य प्रदेश पुलिस की जो एसआईटी थी वो तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन परिवार को कहना है कि जो जिस बात की उसको शंका थी, आशंका थी, वो कहीं ना कहीं अब इस पोस्टमार्टम के बाद प्रक्रिया जो है वो आगे सही दिशा में जाती हुई दिखाई देगी। लेकिन तो बड़ा सवाल यहाँ यही है कि क्या ट्विशा शर्मा ने सुसाइड की, आत्महत्या की, या फिर हुआ मर्डर? पोस्टमार्टम जो दूसरी बार हो रहा है उससे कई कड़ियां मिलती हुई नजर आएंगी, कई कड़ियां और खुलेंगी, और अगर ऐसा कुछ है तो जांच आगे बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट की कल सुनवाई भी है, उसमें भी कई बातें निकल कर आएंगी। फिलहाल आदित्य, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखने वाले हैं खबरों का सरपंच न्यूज पंच, मेरे सहयोगी गौरव के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।